देखिए, मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों में, ऊर्जा के स्रोतों में हमने कल देखा था कि मध्य प्रदेश में अनेकों प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं। जैसे कि हमने कहा कि जिसे हमने दो कैटेगरी माना था, नवीनीकरण, अनवीनीकरण। नवीनीकरण जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, भूतापीय ऊर्जा, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जल विद्युत ऊर्जा। अनवीनीकरण जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस ऐसी है ना, एलपीजी भी या सीएनजी वगैरह, ये गैस है जो खत्म हो जाएंगी, इनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर पाते, उन्हें अब अनवीनीकरण कहते हैं। अब मैंने कल आपको जो नवीनीकरण के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था, जिसमें अनवीनीकरण में हमने कल आपको बताया था केवल मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केंद्र, क्या पढ़ाए थे, ताप विद्युत केंद्र। आज हम ताप विद्युत केंद्र जब कंप्लीट हो गए थे, तो दूसरा ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है जल विद्युत केंद्र। क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट बनती है कोयला से, 70% लाइट बिजली कहाँ से पैदा होती है, कोयला से। और दूसरे नंबर पे क्या है, जल विद्युत है, नदियों पर बांध बनाकर। अब नदियों पर बांध बनाकर हम जो बिजली पैदा करते हैं, तो ये कोई नया टॉपिक आपके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने नदियां भी पढ़नी है और नदियों पर सिंचाई परियोजना भी पढ़नी है। तो जहाँ सिंचाई परियोजना, मैंने क्या कहा था, बहुउद्देशीय परियोजना। जब भी किसी नदी पर बांध बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। सिंचाई की आवश्यकता पूर्ति होती है, जल विद्युत की आवश्यकता पूर्ति होती है, वहां से हम, वहां पर पर्यटन होता है, वहां पर और भी जो है पेयजल की व्यवस्था हो जाती है। मतलब एक नदी पर बांध बनाने पर मछली भी पाल सकते हैं उस पानी में हम, बहुत सारे काम, उद्देश्य पूरे होते हैं, इसलिए से क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। तो अब लगभग आपने पहले पढ़ चुके हैं पूरी चीजें, ये बिल्कुल एक प्रकार का आपको रिवीजन हो सकता है। बस इसमें थोड़ा अलग से अगर आप पॉइंट याद करना होगा, तो बस ये याद करना कि वहां पर कितनी बिजली बन रही, कितने मेगावाट बिजली बन रही। बाकी किस नदी पर है आपको पहले से पता है। मैं कहूँगा साहब बताइए, गांधी सागर बांध, तो आपको पता है कि चंबल नदी पर, मंदसौर में। आपको ये भी पता है कि राजस्थान का एमपी का सोंझ है, पहले से पता है आपको। बस आपको क्या याद करना है भाई, इस पे तीन प्रोजेक्ट हैं और उनमें से कुल कितनी बिजली पैदा हो रही। सही में आई मेरी बात, इतनी सी बात याद करना है और कुछ याद नहीं करना, क्योंकि ये पहले से याद है और याद भी है, तो फिर आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में आप जानते हैं जल विद्युत की एक असीम जो है संभावना है। क्यों संभावना है, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में लगभग 206 नदियां हैं और नदियों पर बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश ने अपने पड़ोसी राज्यों जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के सहयोग से जल विद्युत केंद्र स्थापित किए। अब ये इनका सहयोग क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारी नदियां इनके साथ साझा हो रही हैं। जब नदी एक राज्य से दूसरे राज्य में बहेगी, तो जैसे मान लीजिए नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में बहती है। अगर हम उस पर बांध बना के उसमें पूरा पानी रोक लेंगे, तो नीचे से गुजरात वाले चिल्लाएंगे भैया हम पानी छोड़ो। नदी थोड़ी किसी की एक जने की होती है, नदी तो सबकी होती है, नदी हवा ये सब एक क्षेत्र का नहीं हो सकता ना। इसलिए हम इन प्रदेशों के साथ मिलकर के संयुक्त परियोजना चला रहे हैं। मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र वर्ष 1960-61 में मंदसौर में चंबल नदी पर अवस्थित गांधी सागर जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। आपको मैंने बताया था कि 1953 में, कब, 1953 में हमने पहली जल विद्युत परियोजना बनाई थी। वो कौन सी थी, चंबल पर गांधी सागर, चंबल नदी पर मंदसौर में गांधी सागर। तो अब जल विद्युत परियोजना कह दूं, सिंचाई परियोजना कह दूं, या नदी घाटी परियोजना कह दूं, या बहुउद्देशीय परियोजना कह दूं, बात तो एक ही है। उत्पादन उसमें बाद में शुरू हुआ होगा 60-61 में, लेकिन परियोजना बनी कब थी, 1953। विश्व की पहली टेनेसी नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली दामोदर नदी घाटी परियोजना, और मध्य प्रदेश की पहली गांधी सागर या चंबल। बात सही में आ रही है क्या। तो राज्य की कुल उत्पादन क्षमता में जल विद्युत क्षमता का हिस्सा कितना है, 30%। अब मेनली देखो पूरा यही हो गया, 70% में अगर ताप हो गया और 30% में जल हो गया, तो 100% तो हो गया। अब मतलब समझ रहे तुम, सूर्य ताप या पवन ऊर्जा या ज्वारीय या अन्य ऊर्जा के साधनों से तो बहुत ही कम एनर्जी मिलती है। अगर मतलब 0.1 में 1-2% हाईएस्ट होगा, तो पहले नंबर पे हम पैदा करते हैं बिजली कोयले से, और दूसरे नंबर पे काय करते हैं जल विद्युत से, पानी से। सही में आ गई। पानी पर बिजली कैसे पैदा करते हैं, बांध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अब भाई सुन ले, ए पता नहीं सुन लेते, लगी ऑटो अपराधी आज आई ना तू, क्या नाम है तेरा, वंदना। तो पानी से बांध कैसे अपन पानी से लाइट कैसे बनाते हैं, पानी नदी पे क्या बनाते हैं, बांध। और बांध में छोटे छोटे से गेट रखते हैं, उस गेट में लगा देते हैं टरबाइन, एक मशीन, जो पानी स्पीड से निकलता है, वो टरबाइन पंखा घूमता है, और उससे बनती है फिर हमारी टरबाइन से बिजली बनती है ना। तो उस टरबाइन के बीच में क्या लगा देते हैं, अल्टरनेटर। क्या लगा देते हैं, आपने जनरेटर देखा है, जनरेटर, जनरेटर में क्या होता है, एक इंजन होता है और एक अल्टरनेटर होता है।
इंजन किसको घुमाता है? अल्टरनेटर को। उससे क्या बनती है? बिजली। कैसे बनती है बिजली? आपको पता है ना, उस अल्टरनेटर में क्या होते हैं? बड़े बड़े चुंबक लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? उनके बीच में एक लोहे की रॉड होती है, जो लोहे की रॉड घूमती है ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ये माइकल फैराडे ने दिया था, मैं आपको फिजिक्स में पढ़ाया था, है ना, कि चुंबक से विद्युत और विद्युत से चुंबक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लाइट बनती है, बिजली बनती है, बिजली पैदा होती है। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो पहली कौन सी दी है? गांधी सागर परियोजना। अब ये गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये तीनों जो हैं मध्य प्रदेश में आपको मैंने बताया था, तीनों मध्य प्रदेश में कहाँ पर है भैया? तीनों मध्य प्रदेश मंदसौर में है। तीनों चंबल नदी पर हैं। देखो, ये हमारी इंदौर के जाना पाव महू से निकलती है, कौन सी नदी? चंबल। और ये मंदसौर में भाई राजस्थान में गई, और ये श्योपुर वगैरह होती हुई काय मिल जाती है? मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती हुई। इस पर कितने बांध हैं? 3 बांध। एक मंदसौर में है, इसका नाम क्या है? गांधी सागर। ये गांधी सागर है, ये पहला बांध था। दूसरा कायम पड़ेगा राणा प्रताप सागर। ये राणा प्रताप सागर जो है, ये कहाँ पर है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। और चौथा हमारा है जवाहर सागर। जवाहर सागर ये भी कहाँ पर है? ये राजस्थान में, ये भी राजस्थान के कोटा में है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। ये दोनों राजस्थान में और ये अपना एमपी में। तो 3 परियोजना है, किस नदी पर? चंबल नदी पर। बार बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, पहली परियोजना है। ठीक है, तो इसी को हमको देखना था। देखिए क्या लिखा है भाई, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों इस केंद्र से 50-50 के अनुपात में विद्युत उत्पादन करते हैं। मतलब आधा हिस्सा एमपी को मिलता है, आधा हिस्सा राजस्थान को मिलता है। इस केंद्र की क्षमता कितनी है? 115, केवल अकेले गांधी सागर की। राणा प्रताप सागर की बात करें तो यह गांधी सागर के बांध से 48 किलोमीटर दूर राजस्थान में धूलिया जलप्रपात के पास रावत भाटा, जो चित्तौड़गढ़ में है। रावत भाटा पता है ना आपको? रावत भाटा क्या है? वहां पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर। इस विद्युत केंद्र पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बराबर हिस्सा है, और इसकी कुल क्षमता कितनी हो गई? 172 मेगावाट। 115 गांधी सागर की हो गई, 172 मेगावाट राणा प्रताप सागर की हुई। अगला कौन सा? जवाहर सागर। तो जवाहर सागर जिला विद्युत केंद्र काय में भी है? कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध से 23 किलोमीटर आगे है। इसकी क्षमता कितनी हो गई? 99। अच्छा, पहले कितनी थी? 115 थी हमारी उसकी, गांधी सागर की 72 है, और 99। तो ये कितना हो गया? जोड़ो, तीनों का मिला कितना हो गया? हैं? अरे 5 और 2 7 और 9 300, 300 हो जाएगा ना? 386, 386 मेगावाट। अब एक भाई, तीनों क्यों जोड़ा मैंने? क्योंकि 386 मेगावाट विद्युत तो चंबल नदी घाटी परियोजना में से बन रही है। ठीक है, अब इसमें से आधी एमपी की हो जाएगी और आधी राजस्थान में। ठीक है, अब देखो बरगी परियोजना। अब मैंने बताया था बरगी बांध कहाँ पर है? बरगी जबलपुर के बिजौरा गांव में बरगी नदी पर बनाया गया बांध है। बताया था मैंने, जबलपुर जिले के बिजौरा गांव के पास बरगी रानी नवंती बाई सागर परियोजना भी इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी अवंती बाई सागर परियोजना या फिर बरगी पर। नर्मदा नदी पर स्थित इस केंद्र की उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट है। क्योंकि नर्मदा नदी की सहायक नदी है बरगी, जबलपुर के बिजौरा गांव। इसको हम रानी अवंती बाई सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। बताया था। बाण सागर, अब बताओ कौन नहीं जानता बाण सागर कहां पर है?
सोन नदी के शहडोल शहडोल पे देवलोक स्थल बांध बनाया गया और 3 राज्यों की सोच है, एमपी, यूपी और बिहार, क्योंकि सोन नदी उत्तर की ओर बहती है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के पास पटना में गंगा में जाके मिल जाती। तो बाण सागर विद्युत केंद्र यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्य की सोच है भैया, है ना, कि सहयोग से निर्मित है। बाण सागर को मैंने बताया था कि बाण भट्ट के नाम पे इसका नाम बाण सागर रखा गया है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बताया था क्या। वर्तमान में इस केंद्र की उत्पादन क्षमता 110 मेगावाट। अच्छा, इस पे और इकाइयां भी लग गई हैं, ये करंट अफेयर्स का है, मतलब इस पे और ज्यादा हो गया है उत्पादन क्षमता। कितनी हो गई, हाँ मतलब 405, मतलब और इस पे 100 की और इकाइयां भी लग गई हैं, तो 405 मेगावाट हो गई इसकी कुल विद्युत क्षमता। ठीक है, अब देखो अगली हमारी इसमें जो दी है मध्य प्रदेश की प्रमुख जलविद्युत परियोजना, बाकी बहुत सारे बांध हैं, हम लोग शॉर्ट में दे देते हैं। ओमकारेश्वर, बताया था मैंने आपको, नर्मदा नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत 3 बांध हैं, ओमकारेश्वर, महेश्वर और इंदिरा सागर। ओमकारेश्वर, महेश्वर और इंदिरा सागर। ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर दोनों खंडवा में है और महेश्वर कहाँ में है, खरगोन में, बताया था क्या। तो ओमकारेश्वर केंद्र ओमकारेश्वर खरगोन में है, ओमकारेश्वर खरगोन थोड़ी खंडवा में है ना, ओमकारेश्वर खंडवा में है, खंडवा में है। टॉस टॉस नदी में बांधा गया, तो टॉस जलविद्युत केंद्र कहाँ है, रीवा में, सिरमौर रीवा। रानी अवंतीबाई बर्गी परियोजना भी पढ़ाई मैंने जबलपुर में। वीर सिंहपुर वीर सिंहपुर ये शायद कहाँ पड़ता है, रीवा में पड़ता है कि उमरिया में है, उमरिया में पड़ता है, उमरिया, उमरिया में, हाँ उमरिया में पड़ता है। पुनासा पुनासा कहाँ पड़ता है, खंडवा में। महेश्वर खरगोन में, खरगोन में पड़ता है महेश्वर। गांधी सागर कहाँ पड़ता है, मंदसौर में, अभी पढ़ा। बाण सागर कहाँ पड़ता है, ये गलत गलत दिया है, कायम पड़ता है शहडोल में पड़ता है, कायम पड़ता है शहडोल। इंदिरा सागर कायम पड़ता है पुनासा, खंडवा में। ये 2 बार आ गया क्या, पुनासा, अच्छा पुनासा अलग से दे दिया, इंदिरा सागर अलग से दे दिया, वो भाई वहीं पड़ता है, ये इंदिरा सागर ही नाम है उसका, पुनासा में पड़ता है डैम। ठीक है, अब ये जो दी है मध्य प्रदेश की प्रमुख संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। संयुक्त संयुक्त का मतलब क्या है, सोच है 2 प्रदेशों की, जैसे कि अब बताओ पेंच किसको नहीं पता, मैंने हमेशा कहा कि पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच फंसा हुआ है, चाहे तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मान लो, चाहे पेंच जल विद्युत परियोजना मान लो। ये देखिए ये छिंदवाड़ा, नीचे क्या लग गया, महाराष्ट्र, तो सारा पेंच यहीं पर है, सारा पेंच यहीं पर है। ठीक है, तो एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी है, पेंच जल परियोजना। नदी का नाम क्या, पेंच ही है। ठीक है, बाण सागर मध्य प्रदेश, बिहार प्लस यूपी, 3 की सोच है। राजघाट किस नदी पे है, बेतवा नदी पे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश अपने चंदेरी के बगल में। रेहिंद जल परियोजना, रेहिंद एमपी और यूपी। गांधी सागर तो पता ही है आपको, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये तीनों कोस की हैं, एमपी और राजस्थान। ठीक है, अच्छा ये हमारी जल परियोजना हो गई। अब इसके बाद बात कर रहे हैं हम क्या, गैर परंपरागत ऊर्जा, जिनका हम पहले से उपयोग नहीं करते आ रहे हैं, नया नया उपयोग करना सीख रहे हैं। परंपरागत किसे कहते हैं, इसका पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, कोयला या फिर जल विद्युत पहले से उपयोग करते जा रहे हैं। लेकिन गैर परंपरागत मतलब क्या, जिनका अभी हम नया नया करना सीख रहे हैं। देखिए वे ऊर्जा स्रोत जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, जिन्हें असीमित समय तक प्राप्त किया सकता है, इसके तहत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हवा से बन रही है, सूरज से बन रही है, बायोगैस मतलब अपना गोबर गैस। राज्य में परंपरागत ऊर्जा स्रोत के संरक्षण हेतु गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य में राज्य विकास का विवरण प्रमुख निम्नलिखित हैं, कौन कौन से, तो पहला क्या दिया, पवन ऊर्जा। कभी इंदौर गए हो आप लोग, इंदौर में आप जब देवास से गुजरते हैं तो बहुत सी पवन चक्कियां दिखाई देती हैं, देखिए पवन चक्कियां।
तो यद्यपि राज्य में वायु का वेग सामान्य, परंतु पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सबसे ज्यादा पवन चक्कियां मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं भाई? देवास, इंदौर। देखिए राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियां कहाँ पर हैं? इंदौर में। सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर में, इंदौर जिले में। पवन ऊर्जा का प्रयोग मुख्यतः विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए, जल निकालने के लिए किया जाता है। तो लाइट तो बनाते हैं कहीं कहीं पर हवा से वो पंखा घूमेगा और उससे भी हमारे पंप चल जाते हैं। देवास में रतलाम में 160 मेगावाट का संयंत्र लगाए गए हैं। देवास एवं रतलाम में 160 मेगावाट के संयंत्र लगाए गए हैं, मतलब पवन चक्कियां लगाई गई हैं। देवास में राज्य का सबसे बड़ा ऊर्जा परियोजना संचालित, इसका इस जगह का नाम है जाम गोदरानी। जाम गोदरानी, ये वहीं पर आप नोट्स में लिखा है, नहीं लिख लेना आप अलग से। ये देवास के जाम गोदरानी में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा। अब देखो 2 पॉइंट है यहाँ पे विशेष याद करने की। सबसे पहला इंदौर में, सबसे बड़ा देवास जाम गोदरानी। पवन ऊर्जा के मामले में 2 पॉइंट याद करना है। एक ये और याद कर लेना कि देश में हमारा एमपी नंबर 1 पर है पवन ऊर्जा के मामले में। 3 पॉइंट हो गए यहाँ से, ठीक है। अब देखो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा मतलब क्या होता है? आप देखो नाभिकीय ऊर्जा इसको परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। नाभिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है भाई? आपको मैंने बताया था कि जब हम किसी भारी नाभिक को, नाभिक देखो परमाणु होता है ना, परमाणु जानते हो ना, परमाणु जिससे हर तत्व का निर्माण होता है। परमाणु वह सबसे छोटा कण जो अविभाज्य है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। दुनिया में हर चीज चाहे तो जैविक हो या अजैविक हो, काहे से मिलकर बनी है? परमाणु से। परमाणु से मिलकर बनते हैं अणु, और अणु से मिलकर बनता है तत्व, ठीक है, एलिमेंट। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक। नाभिक जानते हो ना? केंद्रक से क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। आपको पता है इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। सब जानते नहीं जानते? तो भाई जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसका नाभिक उतना बड़ा होगा। और हमको परमाणु क्रमांक हम काहे दर्शाते हैं? उसमें प्रोटॉन की संख्या। हर तत्व का परमाणु क्रमांक होता है ना। तो जैसे मैंने कहा कि भाई जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। हीलियम में कितना है? 2 है। ऐसे ही सबसे ज्यादा जो भारी नाभिक वाले होते हैं, भारी नाभिक मतलब जिनका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, जैसे कि यूरेनियम U-235 है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा परमाणु हैं। 92 परमाणु। कितने हैं? 92। ये इसका परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक है। तो ये भारी नाभिक वाला, अगर इस पर हम वर्षा करें जो है न्यूट्रॉन्स की, तो ये क्या करता है? ये जो परमाणु होता है 3 में टूट जाता है, इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, और वापस से इनसे भी कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। इससे भी कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। इससे भी 3 बनते हैं, और ऐसे फिर इससे भी कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। वो 3 बनाते हैं कंपनी वाले, आते ना कि भैया 1 साल में ही आप BMW ले आओगे, बड़ा सा बंगला होगा, अमेरिका की सैर पे जाओगे। वो एक के कितने बनाओ? 3 बनाओ। मिले वैसे कंपनी वाले आपको आते हैं, बनाते हैं पागल। 1 साल में लखपति, 1 साल में अरबपति। पैसे नहीं बनेगा, बंडा में बाहर फेंकना पड़ेगा, तो पैसा जाएगा। तो जा में भी ऐसे होता है कि 1 से 3 3 3 इतनी ऊर्जा बनता है कि ऊर्जा समर्थक नहीं है। जा सकते हैं परमाणु बम। क्या कहते हैं? परमाणु बम। लेकिन जहां हम लगा दें एक छड़ लगा दें काय की? कैडमियम की, तो ये 3 बने थे, इस 2 को इसने सोख लिया। ये 3 बने थे, 2 को इसने सोख लिया। ये 3 बने थे, 2 को इसने सोख लिया। तो एक ही चेन बनती चली जाती, ठीक है। इसको हम कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी का आविष्कार किया था फर्मी ने। किसने किया था? फर्मी। इसमें नियंत्रक के रूप में लगाते हैं हम क्या? कैडमियम की छड़। क्या लगाते हैं? कैडमियम की छड़ लगाते हैं। जबकि ये प्रक्रिया धीरे हो, क्या हो? धीरे। जल्दी जल्दी बनाएंगे तो छड़ सोख ना पाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं? हम इसमें मंदक के रूप में, मंदक मतलब मंदक प्रक्रिया को धीमा करे, क्या लगाते हैं? क्या बुलाते हैं? D2O। D2O मतलब होता है भारी जल। क्या होता है? भारी जल। इसी को कहते हैं हम क्या? नाभिकीय रिएक्टर। इससे क्या मिलती है? नाभिकीय ऊर्जा। भारत में कुल 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। कितने? 8। नाभिकीय रिएक्टर कितने? 8 हैं।
हालांकि मध्य प्रदेश में भी हम इसमें काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला जिले के चुटका गांव में निर्मित हुआ, जिसकी क्षमता 1400 मेगावाट। अब ये वेरी मोस्ट पॉइंट हो गया। मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा? मंडला जिले के चुटका गांव में। क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट। मध्य प्रदेश में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र शिवपुरी में है, जिसकी क्षमता 2800 मेगावाट है। पहला मंडला के चुटका गांव में, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। दूसरा है शिवपुरी जिले में लगाया गया, इसकी क्षमता कितनी? 2800 मेगावाट। ठीक है ना भैया, समझ गए? बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट मतलब गोबर गैस, है ना? आपने नाम सुना होगा सीबी देसाई का। सीबी देसाई, इन्होंने पहला क्या बनाया था? गोबर गैस बनाया था। सबने तो गोबर गैस संयंत्र देखा है क्या? क्या होता है उसमें भाई? एक गड्ढा होता है जिसमें एक ऐसा डोम बना होता है, इसी को एक यहाँ से जोड़ा जाता है, यहाँ पर एक और गड्ढा बनाया जाता है और यहाँ पर एक गड्ढा और बनाया जाता है। यहाँ पे आप डालोगे गोबर घोल के, गोबर इसमें आएगा, सड़ेगा, गोबर सड़ेगा तो उससे निकलेगी गैसें, और इस गैसों को इस पाइप से हम अलग कर लेते हैं। और इसमें जो बचा हुआ मटेरियल होता है जो सड़क के निकलता है, उसे बोलते हैं स्लैरी। क्या बोलते हैं? ये खाद होता है। क्या होता है? खाद होता है। और ये इसमें जो गैस निकलती है उसमें मेनली गैस होती है CH4। CH4 माने कौन सी? मीथेन। कौन सी होती है? मीथेन। ये संयंत्र बनाया किसने था? पहला सीबी देसाई ने। ठीक है, याद रखना, पढ़ाया भी मैंने पहले भी। भारत में पहला राज्य में पहला बायोगैस प्लांट भोपाल के भदभदा पशुपालन विभाग में वर्ष 1984 में लगाया गया था। भाई जहाँ गोबर होगा कहीं तो लगेगा। पशुपालन विभाग में गोबर हुआ। इसकी क्षमता 85 घन मीटर थी, जो 40 परिवारों के भोजन व्यवस्था करने में सक्षम थी। राज्य में ऐसे 17 संयंत्र राज्य में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो आप बस इतना याद कर लेना कि पहला बायोगैस प्लांट भोपाल के भदभदा में लगाया गया। बायोगैस मतलब गोबर गैस। इसकी मुख्य गैस कौन सी होती है? इसमें मीथेन होती। बनाया किसने था? सीबी देसाई। ठीक है भैया, आगे देखते हैं सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा का तो देखो बहुत सारे मिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा की बहुत सारी जो है प्लांट लगे हुए हैं। अब तो जगह जगह घर घर की छतों पर भी आपने देखा है कि मध्य अपने प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना चल रही है एक, जिसके तहत घर घर पे आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। आपको जो है उसके तहत सरकारी सब्सिडी भी मिलती है उसमें। और उसके पहले तो ये होता था कि आप अपने घर पे बैटरी रखो, सोलर प्लेट लगवाओ ऊपर, उनसे लाइट जमा होगी आपकी बैटरियों में। दिन में तो सोलर प्लेटों से लाइट जलेगी और रात में लाइट जलेगी उस बैटरी से। पर अब तो और अच्छा सिस्टम कर दिया कि आप तो बस अकेले प्लेटें लगवाओ, लाइट दो किसको? विद्युत मंडल को। किसको लाइट दो? विद्युत मंडल को। आपके घर में मीटर लगा रहेगा, बस आप जितनी लाइट बनी है आपकी और आपने उपयोग कर ली, जैसे मान लो 500 यूनिट लाइट बनी है आपकी प्लेट से, और आपने यूज करी उस महीने में 300 यूनिट, तो कितनी यूनिट बची है आपकी? 200 यूनिट। तो 200 यूनिट आपकी सेव होती रहेगी। सर्दियों में आप कम यूज कर रहे हैं, गर्मी में आप ज़्यादा यूज करोगे ना, तो आपका वो जो जुड़ा हुआ यूनिट है वो आपको उधर एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपका बिल कितना आएगा? 0। बिल कितना आएगा? 0। मान लो आपने 500 मेगावाट लाइट, आपने 500 यूनिट यूज करी और आपका खपत आपकी 600 या 700 यूनिट है, तो आपको मात्र 200 यूनिट का ही बिल देना पड़ेगा। ये योजना चल रही है। ठीक है, पता ना आपको? इन संयंत्रों का प्रयोग डेयरी उद्योग, चीनी मिल, कपड़ा मिल, होटल तथा हॉस्टल आदि में पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। बहुत से वो लगे रहते छतों पे, आपने देखे हैं पानी गर्म करने के लिए। राज्य सरकार इन संयंत्रों को बढ़ावा दे रही है। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर में है। वेरी मोस्ट, यहीं से प्रश्न बनेगा आपको। पहला सौर ऊर्जा ग्राम गणेशपुरा में ऊर्जा पार्क बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी होशंगाबाद। हालांकि मेरे हिसाब से ये बदल गया, ये तमिलनाडु का एक जगह है, दूसरा वो हो गया है। अब ये करना विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, जरा गूगल करना। समझ में आ रहा है क्या? ये बदलते रहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं। अपने आसनर के बगल में ये तो जो कौन सा गाँव है वो, अरे तो जो भैंसरबास पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। मुलक भी गाँव में 100 बीघा में लगा हुआ है। भैंसरबास जाते हैं इधर अपन, है ना। सौर ऊर्जा आधारित शीतगृह भोपाल में लगाया गया। शीतगृह मतलब कोल्ड स्टोरेज। शीतगृह मतलब क्या? कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पर आलू प्याज सामान सब्जियां रखी जाती हैं, कोल्ड स्टोरेज। वो कहाँ से चलता है? सौर ऊर्जा से चलता है। मिला क्या? चीन बन गया विश्व का सबसे बड़ा, अब चीन में हो गया। हालांकि इसलिए अब आप उसको ऐसे कर लेना कि विश्व का बाढ़ में जान दो MP का,
क्या कर लेना। तो मैं कह रहा हूं ना, लगातार लोग इस पे काम कर रहे हैं, हर साल बदल जाते हैं, ठीक है। तो इटारसी में बस क्या लिख लेना आप, एमपी का सबसे बड़ा, क्या हो गया, एमपी का सबसे बड़ा। क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तो तमिलनाडु में कलपक्कम में बना था एक बहुत पहले। अच्छा, उपभोक्ताओं के कल्याणकारी योजना, उपभोक्ताओं के लिए जो, देखिए आपने सुनी होगी इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना। ये अपने जब सर कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने कही थी कि 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ कही थी। 2019 में 7/19 को आरंभ की गई थी, ये सन याद कर लेना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 100 रुपए की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। तो आपका बिल 100 रुपये आएगा, चाहे तुम कितनी लाइट जलाओ, अगर आप काय से जीवन जी रहे हो गरीबी रेखा से नीचे, आप पे बीपीएल को कूपन है वो, तो तुम्हें मात्र 100 रुपये बिल देने पड़ेगा, ऐसा था। संबल योजना, ये हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जब थे, तो संबल योजना हर व्यक्ति के लिए, यह 3 जुलाई 2018 को आरंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में गरीब रेखा जीवन यापन करने वाले लोगों को 200 रुपए प्रति माह की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। सौभाग्य योजना, ये 11 अक्टूबर 2017 को आरंभ की गई थी। इस योजना को प्रधानमंत्री सहज घर बिजली योजना से संबंध किया गया। तो सौभाग्य योजना कब शुरू की गई थी, 11 अक्टूबर 2017 को। ये योजना याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन बनते नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा मार मार के, समझ गए अच्छे से। कृषि पंपों पर आधारित कनेक्शन, अब ये तो फालतू की बात है, ये तो 2011 में शुरू हो गई थी, और उस पर किसानों को 9600 रुपये प्रति हॉर्स पावर जमा करने होते हैं, और चाहती लाइट जलाओ। हाँ मतलब सीधी सी बात है, जो किसान किसान पानी देव खेतन मोटर चलाओ कि नहीं चलाओ, और अगर वो ऐसा बिल दे ला अपन गाई, अपन जो बाजार के आदमी बिल देते हैं, तो भी तो किसान तो बाबा बाबा हो जाए, किसानों के बिल तो आएगा लाखों रुपये। कहा जब अपनी जब पंप की मोटर को जब मेरे बिल आते 5-7 हजार रुपया, 8 हजार, गर्मी में 10-10 हजार बिल आ रहा था महीना को, 8-9 हजार से, अब भाई 4-5 हजार से कम बिल तो अभी नहीं आए, तो अपन क्या चला रहे हैं भैया, ये बोर्ड मोड़ने से। वहाँ तो जब मान लो गए गाँव में तो हीटर भी चल रहे हैं, बल्ब भी चल रहे हैं, अखंड चल रहे हैं, मोटर चल रही है, अखंड चल रही है, कुंदी डार के कोई मीटर पीटर कुछ नहीं। अब खेतन पे कहाँ लगे हैं मीटर, तो बनने का काम करो, सीधी जा कह दे कि भैया कि तुम क्या की मोटर चलाओगे, 4 की 5 की मोटर चला रहे हो, तो 12 की मोटर चला रहे हो, 5 की क्या 6 की क्या 12 की चला लेते हैं। वरना तो एक पर्ची कटता है कि साहब रसीद कट गई आपकी कि इतने मोटर चलाओगे आप, ये कट गई, बस एक भी रसीद कटवाओ और फिर पूरे सीजन पानी दो, ठीक है। तो यही है कृषि पंप पर आधारित कनेक्शन हेतु योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, इसका नाम है सौभाग्य योजना, तुमने अभी पढ़ा था, ये कितनी 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत राज्य के 35 लाख घरों को ऊर्जित किया जाएगा, मतलब बिजली पहुंचाई जाएगी। ये सुनाइए आपने उजाला योजना, तो 2 योजना, एक उज्ज्वल योजना, एक उजाला योजना। उज्ज्वला है गैस कनेक्शन मिलते हैं, क्या मिलते हैं बे, कनेक्ट गैस मिल गए सभी फ्री, बीपीएल वाले ने, और है ना फ्री मिले थे, और टंकी हो गई 1100 की। अब बे गैस के कनेक्ट बे गैस सिलेंडर ने भी काम बेच रहे हैं, कबाड़े में बेच रहे हैं, दारियां घर है। लेकिन जाए उजाला योजना क्या आएगी, जाके तहत आपको एलईडी बल्ब मिलते, क्या मिलते, अब तो सब मिल रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण बिजली की बचत हेतु योजना का आरंभ 2016 में किया है। इसके अंतर्गत ऊर्जा दक्ष उत्पादन जैसे कि एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। प्रति वर्ष लगभग 3300 मिलियन यूनिट्स बिजली की बचत की जाएगी। सब बहुत कम कीमत में एलईडी बल्ब लोगों को बांटे जाएंगे। एलईडी बल्ब कम लाइट खाते हैं ना, इसीलिए एलईडी बल्ब। अटल ज्योति अभियान किसकी बात करें तो राज्य शासन के संकल्प के अनुसार अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत दीर्घकालीन विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता एवं विकसित संरचना के आधार पर संपूर्ण प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को, गैर कृषि मतलब फैक्ट्रियों को है ना, अन्य लोगों को 24 घंटे, और कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 10 घंटे, किसानों को 10 घंटे रोज लाइट मिले, और अन्य उद्योग धंधों को 24 घंटे लाइट मिले। यह योजना जून 2013 से प्रारंभ की गई थी। अटल ज्योति योजना का मतलब क्या है कि भाई और सभी को 24 घंटे, किसानों को 10 घंटे, क्योंकि किसानों को 10 घंटे मतलब समझ रहे सिंचाई के लिए पर्याप्त है, तो इसलिए। आभा योजना
राज्य सरकार द्वारा रायसेन जिले से प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह ने राजस्व संग्रहण, मीटर रीडिंग आदि से संबंधित कार्य किए गए। महिला स्व सहायता समूह को काम दे दिए गए। समझे, समूह बनते हैं, उनको क्या आप ही जाओ रीडिंग ले, बिल दो, महिलाओं को काम दे दिया। इस योजना में क्या है, महिला शक्तिकरण को बढ़ावा मिला। मतलब ये सब काम किसे सौंप दिया, महिलाओं के समूह को सौंप दिया, इससे महिलाएं मजबूत होंगी। ठीक है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण भी होगा। ठीक, ऊर्जा हमारा कंप्लीट। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे परिवहन, और इसमें होमवर्क लो अगला।